जिस शख्स को 72 घंटे पहले सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिस शख्स के हथियारबंद दस्ते के खिलाफ अब तक पुलिस की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके हथियारबंद मुर्गे सलाखों के पीछे होने चाहिए, जिसके सारे हथियार अब तक जब्त होने चाहिए, जिसके खिलाफ राजस्थान के 2 मुस्लिम युवकों को गो तस्करी के शक में अगवा करने, बुरी तरह से पीटने और उन्हीं की बलेरो गाड़ी में जिंदा जलाने के आरोप एफआईआर दर्ज हो, राजस्थान पुलिस जिसकी तलाश कर रही हो, वो शख्स अंडरग्राउंड लापता है, अनट्रेसेबल। और उस शख्स को बचाने के वीएचपी और बजरंग दल के लोग कमर कसकर मैदान में आ रहे। कहीं नारेबाजी हो रही, कहीं प्रदर्शन हो रहा और कहीं ऐलान हो रहा कि अगर इस शख्स के खिलाफ पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज की, इसे दबोचा, तो हरियाणा में जिले जिले में महापंचायत है, राजस्थान में महापंचायत है, आंदोलन करे। कौन है यह शख्स जो बीते 72 घंटों से कुख्यात हो रहा है, चर्चा है? आप जान चुके हैं, सोशल मीडिया में लगातार इसकी तस्वीरें। मोनू मानेसर, नाम तो इसका मूलतः मोहित यादव है, मानेसर का रहने वाला, खुद को गोरक्षक बताता है, लेकिन दरअसल गोरक्षा के नाम पर 40-50 लड़कों का हथियारबंद दस्ता एक गिरोह चला। ऐसा गिरोह जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से सक्रिय है, ऐसा गिरोह जो गोरक्षा के नाम पर गो तस्करी के शक में किसी को भी दबोचता है, मारता है, पीटता है, टॉर्चर करता है और कई बार इस पर आरोप लगे हैं कि फायरिंग करता है और उसके वीडियो अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डालता है, सोशल मीडिया पर डालता है और एक व्यापक तरीके से हरियाणा के कई जिलों में सक्रिय रहता है और सब कुछ पुलिस की मिलीभगत से, पुलिस के संरक्षण में। गैंग तो ये कई साल से और इसलिए चला पा रहा है क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और ये बजरंग दल का कार्यकर्ता है, नेता है। वीएचपी से लेकर बीजेपी के नेताओं से इसके रिश्ते हैं। कई तरह की तस्वीरें इसकी बीते 3 दिनों से वायरल है, उन तस्वीरों पर भी आ गई है। लेकिन सबसे ताजा मामला क्या है? भरतपुर का, जो अब तक आप जान चुके हैं। जुनैद और नासिर नाम के 2 लड़के, 2 युवक, नौजवान, लड़के क्या कहें, नौजवान, 30-32 साल की जिनकी उम्र, वो राजस्थान के भरतपुर में अपने गांव से चले, अपने किसी परिचित से उन्होंने बलेरो गाड़ी ली, सीमावर्ती हरियाणा के इलाके में किसी काम से गए थे, तभी उन्हें अगवा किया जाता है, गो तस्करी के शक में उन्हें पीटा जाता है और पीट कर उसके बाद उन्हीं की बलेरो गाड़ी में जो किसी से मांग कर लाए थे, उनको जिंदा जला दिया जाता है। ऐसी खबरें पिछले 3 दिनों से आ रही हैं। मातम की तस्वीरें देखी होगी आपने, उन 2 युवकों को जिन्हें बुरी तरह से पीट कर न जाने कैसे मारा गया, उनके परिजनों के रोते बिलखते तस्वीरें उनकी लगातार सोशल मीडिया पर दिख रही हैं। उनके बच्चे, उनकी मां, उनकी बहन, उनके भाई सब बिलख रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं इस लड़के पर, इसके गैंग पर, जो बजरंग दल का गैंग है, जो ऐसा गैंग है जो 40-50 लड़कों के साथ झुंड में, गाड़ियों के काफिले में हथियारबंद होकर चलता है और जहां तहां जिस पर भी शक होता है उसे पकड़ता है और उसे टॉर्चर करता है, पीटता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि पुलिस का इसे संरक्षण है। इस मामले में भी, भरतपुर के मामले में जो खबरें आ रही हैं, जो एनडीटीवी के रिपोर्टर सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट मैंने देखी, क्विंट में रिपोर्ट देखी, फातिमा की, और भी जगह जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक ये भी कहा जा रहा है, आरोप ये भी लगे कि शख्स के गैंग ने, जिसमें 5 लोगों के खिलाफ चुकी एफआईआर हुई है, उसमें से एक ये, इन लोगों ने पकड़ा भरतपुर के उन 2 युवकों को और उसके बाद उन्हें पीटा। जब बुरी तरह से पीटा, बुरी तरह से टॉर्चर किया, उसके बाद शायद पुलिस के पास ले गए, पुलिस के हवाले करना चाहते थे। लेकिन उन 2 युवकों की हालत देखकर जब लगा पुलिस वालों को कि इसकी डेथ हो सकती है, पुलिस वालों ने उन्हें लेने से इनकार किया। हरियाणा के किसी थाने की बात है। और उसके बाद लगा कि अब क्या होगा, तो कहा जा रहा है उसके बाद बलेरो गाड़ी में दोनों को जिंदा जला दिया गया, बुरी तरह से पीटने के बाद। ये खबरें आ रही हैं, एफआईआर में नाम दर्ज है, लेकिन उसके बाद ये लापता है, अंडरग्राउंड है। उससे पहले, अंडरग्राउंड होने से पहले इसने खुद अपने बचाव में अपने को बेगुनाह साबित करते हुए या बेगुनाह होने का दावा करते हुए इसने सोशल मीडिया में अपने फेसबुक पेज पर इसने वीडियो डाला और वायरल किया कि ये बेगुनाह है, ये उस वक्त होटल में था। अब ये तो जांच से पता चलेगा कि होटल में था या नहीं, या ये उस 2 लड़कों के कत्ल में शामिल है कि नहीं।
लेकिन एक शख्स पकड़ा गया है जिससे पूछताछ में पुलिस जानकारी जुटा रही है। जो पकड़ा गया है वो भी इसके गैंग का सदस्य माना जाता है। रिंकू सैनी उसका नाम है। उसके साथ भी इसकी कुछ तस्वीरें हैं। जो ड्राइवर है पुलिस के शिकंजे में। लेकिन अब क्या हुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसको बचाने की कोशिश और बचाने की कोशिश के तहत वीएचपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो नारेबाजी कुछ प्रदर्शनकारी कह रहे हैं जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो कह रहे हैं गोरक्षकों के सम्मान में हम हिंदू मैदान में। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मोनू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। कौन मोनू भाई? मोनू भाई वो जो 7-8 सालों से हरियाणा के कई जिलों में गोरक्षा के नाम पर गैंग चला रहा है और इस गैंग की अनुमति पुलिस ने और सरकार ने दी हुई। न दी होती तो ऐसा कैसे मुमकिन था जिसके पास 8-10 ऐसे हथियार हो। जो स्क्रीन पर आप हथियार की तस्वीरें देख रहे हैं। अब इसमें कौन सी लाइसेंसी है, कौन बिना लाइसेंस के है, कौन कैसा हथियार है, ये जांच पुलिस करे। लेकिन अगर ऐसी गुंडागर्दी करने वालों को कुछ लाइसेंस मिले भी, इसको या इसके गिरोह के किसी सदस्य, वो भी सवाल कैसे लाइसेंस मिले। जो सरेआम इस तरह से सड़कों पर किसी का पीछा करता है, फायरिंग करता है और कहता है हम गो तस्करी रोक रहे हैं और उसके आधार पर जहां तहां अपराध की घटनाओं को अंजाम देता है। कानून को अपने हाथ में लेकर जैसे हरियाणा सरकार ने इसे ठेका दे दिया हो, इसे आउटसोर्स कर दिया हो कि तुम जो मर्जी करो, और वही काम कर रहा है बीते कई सालों से। इस बार जब संगीन मामला दो युवकों को जलाने का आया है, तब इसकी तलाश होगी। अब उस तलाश में भी एक पेच है। दर्ज हुई है एफआईआर राजस्थान पुलिस की तरफ से भरतपुर, और हरियाणा की तरफ से कहा जा रहा है हरियाणा पुलिस एक पुराने मामले में इसकी तलाश कर रही है। और वो पुराना मामला क्या है, आज इंडियन एक्सप्रेस में देखा, जिसमें कहा जा रहा है कि गुरुग्राम की पुलिस इसे एक पुराने मामले में तलाश रही है कि पटौदी में एक झगड़ा और मारपीट हुआ था। जो झगड़ा या हिंसा मारपीट जो भी 6 फरवरी को हुई, पटौदी के बाबर शाह कॉलोनी में 2 समुदायों के बीच हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों को चोटें आई थी, एक लड़के को गोली लगी थी। पुलिस ने दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग की एफआईआर दर्ज की और गुरुग्राम के पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों के साथ मनु के खिलाफ भी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। आरोपी है, मौका वारदात पर गोली चलाते हुए उसका वीडियो सामने आया है। कई टीमें उसकी तलाश कर रही है, लेकिन लोकेशन नहीं मिला। लोकेशन उस आदमी का नहीं मिला जो 2 दिन पहले अपना वीडियो खुद ही जारी कर रहा था, जो डंके की चोट पर कह रहा था हम सारे अधिकारियों के साथ संपर्क में। अब सवाल उठता है, जब मोनू के खिलाफ भरतपुर में राजस्थान की पुलिस ने 2 युवकों की हत्या के मामले एफआईआर दर्ज किया है कि उनको अगवा करके 5 लड़के थे और लोग कुछ हो सकते हैं शामिल, और उसके बाद मारा पीटा गया और बलेरो में लाश मिली। लाश क्या, नरकंकाल, पूरी तरह से जली हुई गाड़ी में। उसके बाद हरियाणा पुलिस का पुराने मामले में इसकी तलाश करना। अगर वो मामला 6 फरवरी का है तो फिर आप 18 फरवरी को उसकी तलाश कर रहे हैं, उसकी कोई वजह होगी। 19 फरवरी को तलाश कर रहे हैं, उसकी कोई वजह होगी। 6 फरवरी की घटना के बाद 12 दिन या 11 दिन के बाद पुलिस क्यों सक्रिय हुई, हरियाणा पुलिस? तो ये सवाल उठ रहा है, कहीं हरियाणा पुलिस ये तो नहीं चाहती है कि राजस्थान पुलिस के शिकंजे में आए, राजस्थान पुलिस हत्या के मामले में मोनू को दबोचे, उससे पहले हरियाणा पुलिस उसे गिरफ्तार करे। ऐसी कहानियां बीजेपी शासित सरकारों में होती रही। तो कहीं हरियाणा पुलिस उससे पहले दबिश देकर गिरफ्तार करने की वजह हरियाणा पुलिस की ये तो नहीं है। यहां मंशा पर सवाल है, लेकिन असली बात वो है कि मोनू बीते 6-7 सालों में गोरक्षक बनकर या गोरक्षा के नाम पर ऐसा गैंग बनाकर कैसे सक्रिय था कि पुलिस के सारे अधिकारी, कमिश्नर से लेकर थानेदार तक, सबके संपर्क में ये मोनू मानेसर रहता था। सबके साथ इसकी तस्वीरें परसों भी मैंने वीडियो में दिखाया था, और उन्हीं संपर्कों के दम पर या तो पुलिस वाले इसके दबाव में रहते हैं या पुलिस वालों ने इसे इतनी तरजीह दे रखी है कि मोनू जैसे चाहे वैसे हरियाणा के कुछ जिलों में सक्रिय रहे। और इसकी जो तस्वीरें, वीडियो जो सोशल मीडिया पर मैंने देखी, हैरानी है। अपने यूट्यूब पर भी अपलोड करता है, 2 लाख से ज्यादा इसके सब्सक्राइबर है। ऐसे पीछा करता है किसी गाड़ी का जैसे लगता है ये कोई एसटीएफ का मुखिया हो, एसपी या इंस्पेक्टर। ये आजादी इसे दी किसने? और ये कानून अपने हाथ में लेकर कोई आदमी ऐसे हथियारबंद दस्ते के साथ प्राइवेट आर्मी बनाकर कैसे हरियाणा के कई जिलों में सक्रिय है? और डंके की चोट पर तस्वीरें गवाह है। ये तस्वीरें मैंने पहले भी दिखाई थी परसों के वीडियो में, बल्कि कुछ तस्वीरें ऐसी भी है जिस तस्वीर में ये हैरानी हुई तस्वीर देखकर कि अमित शाह देश के गृह मंत्री, उनके साथ भी इसकी तस्वीर है।
और ये तस्वीर इसने खुद ट्विटर पर पोस्ट की। हालांकि बाद में इसने उस तस्वीर को हटा दिया, अमित शाह के साथ इसने अपनी तस्वीर को, लेकिन इसकी तस्वीर फिर अमित शाह के साथ भी है। इसकी तस्वीर जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनके साथ भी है। इसकी तस्वीर गुड़गांव के कमिश्नर के साथ भी, बहुत सारे पुलिस वालों के साथ तस्वीर है। लेकिन परसों जब मैंने वीडियो बनाया और कुछ लोगों ने लिखा कि वो तस्वीर हो सकता है कि फोटोशॉप हो, क्योंकि अमित शाह से कैसे मिला होगा तो फोटोशॉप हो सकता है। मैंने यूट्यूब से फिर वो 2 तस्वीर हटाई, पता नहीं फोटोशॉप हो, लेकिन फिर देखा ट्विटर पर किसने खुद अपलोड किया। तो ऐसी तस्वीरें खिंचवाकर या ऐसे लोगों के साथ मिलकर अपना ये दबदबा कायम करता है। अब बात ये आ रही है कि इसे बचाने की जैसी कोशिश हो रही है। भाई जांच पुलिस करेगी कि ये था या नहीं था, इसके गिरोह का कोई सदस्य था, या जैसे रिंकू सैनी जो पकड़ा गया है, जो पुलिस की पूछताछ में कुछ जानकारी दे रहा होगा, या जिससे पुलिस जानकारी लेने की कोशिश कर रही है उससे क्या रिश्ता है, उसकी भी तस्वीरें हैं। तो ये जांच का विषय है। पहले इसको क्लीन चिट देकर मोनू भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नारे लग रहे हैं। इतना ही नहीं, अब ये भी है कि जैसे वीएचपी, चूंकि वीएचपी बजरंग दल सब भाई भाई है, वीएचपी के कुछ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, जिसमें वीएचपी के नेताओं ने कहा है कि अगर बिना सबूत के गिरफ्तार करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, महापंचायत करेंगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। ये जो 2 व्यक्तियों की डेड बॉडी का मिलना और 2 एफआईआर होना, एक अपहरण की, दूसरी ये डेड बॉडी की, और 2 रक्षकों का नाम लिया जाना बिना साक्ष्यों के आधार पे, बिना एविडेंस कलेक्ट किए, बिना इन्वेस्टिगेशन किए, तो ये बिल्कुल गलत है। ये तो राजनीतिक दुर्भावना है और राजस्थान सरकार इसका राजनीतिक कहीं ना कहीं लाभ लेना चाहती है कि हमारे जो 2 रक्षक हैं उनका नाम कोई भी व्यक्ति मुस्लिम लड़के ने ले दिया और उनको एफआईआर में नाम लेने से ही क्या वो अक्यूज बन गए? नहीं बन गए। अगर 2 रक्षकों को बिना सबूतों के आधार पर कोई अरेस्ट करेगा और ऐसे इस चीज को विश्व हिंदू परिषद बिल्कुल इस पे आंदोलन करेंगे हम। एक तरफ वीएचपी का ये कहना कि हम आंदोलन करेंगे, महापंचायत करेंगे, दूसरी तरफ बजरंग दल के लोगों का, उसमें भी वीएचपी के लोग हैं, नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करते हैं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तीसरी तरफ हरियाणा पुलिस की अचानक तलाश, जो हरियाणा पुलिस चाहती तो इसे गिरफ्तार पहले कर सकती थी, क्योंकि इसके खिलाफ पहले भी मामला है। किसी एक युवक का अभी 20 जनवरी के आसपास एक हत्या हुई थी, वारिस नाम के एक युवक की। हालांकि उस पर लिपापोती करने की कोशिश की गई कि वो तस्कर था, उसकी पिटाई तो हुई, लेकिन वो एक्सीडेंट में भागते हुए मारा गया। कई तरह की थ्योरी आई, लेकिन उसके बाद भी उसका वीडियो है जिससे लग रहा है कि उसको पकड़ा गया, बुरी तरह से पीटा गया और उसके बाद उसकी मौत हुई। उस मामले में भी इसका नाम परिजनों ने लगाया, आरोप लगाया। और एक तो गुड़गांव पुलिस खुद मान रही है कि पटौदी में कहीं हिंसा में शामिल था और ये मौके पर इसके वीडियो है, और ऐसे दर्जनों 50 वीडियो इसको सबूत है। उसके बाद इसकी बचाव की कोशिश, और जैसा कि मैंने कहा वो तस्वीरें जिसके दम पर लग सकता है कि पुलिस में इसका रसूख है, बीजेपी की सरकार है। और चूंकि हरियाणा में खट्टर सरकार ने ऐसे गोरक्षकों को खुली छूट दे रखी है, और उसी की वजह है कि हरियाणा में लिंचिंग की और इस तरह की कई घटनाएं अंजाम देने की कोशिशें बीते 6-7 सालों में हुई है। उसकी वजह यह है कि लोगों को लगता है बीजेपी की अपनी सरकार है, गोरक्षा के नाम पर ऐसा एक गिरोह बना लो, गैंग बना लो, और उसके बाद जो मर्जी करते रहो, पुलिस तो अपनी है। और लिंचिंग की घटनाओं का पिछले 7 साल में, 8 साल में कई ऐसी घटनाएं हम लोगों के सामने आ चुकी है। और मोनू की अगर बात करें तो ये कट्टरवादी, कट्टर हिंदुत्ववादी लड़का है, और इसके साथ 40-50 लोगों का गिरोह है। कई बार ये इंटरव्यू देता है, वो सारे कुछ इंटरव्यू मैंने बीते कुछ दिनों में 2-3 दिनों के दौरान देखे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये पता नहीं कहाँ का डॉन हो और इसके पीछे कितनी बड़ी सत्ता की ताकत हो कि इसे किसी की परवाह नहीं है। और एक पंचायत का एक वीडियो में देख रहा था, कहीं परसों भी मैंने जिक्र किया था कि कहीं एक ये महापंचायत हुई थी एक, जिस महापंचायत में जिस ढंग से ये ऐलान कर रहा था मुसलमानों के खिलाफ, ये महापंचायत हुई थी पटौदी में 4 जुलाई 2021 में, जिसमें वो कह रहा था कि जो लव जिहाद करते हैं उनकी लिस्ट दे दो, हमारी टीम उनको मारेगी खुला। मैं वो वीडियो चाहता हूँ फिर से आप देखिए, जिससे आपको लगेगा कि ऐसे लड़के, ऐसे लोग, ऐसे गैंग
किस तरह से माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने के बहाने तलाशते हैं और साफ साफ कहते हैं हम उन्हें मारेंगे, हमें लिस्ट दे दो। और डंके की चोट पर भीड़ में कहते हैं। कायदे से तो उस भाषण के बाद, उस बयान के आधार पर जो वायरल है, सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है, एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई तभी होनी चाहिए थी, लेकिन होती नहीं। ये आप जानते हैं। सुनिए जरा। जो भी लोग याद करते हैं उनकी लिस्ट हमें दे और भाई हम और हमारी टीम उनको मारेगी भाई खुल्ला। ऐसे बोलते हैं क्योंकि अपने नाम तो मैं लेना चाहता नहीं, लेकिन अपने बड़े भाई यहाँ पे बैठे भी है, वो हमारी पैर भी फुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग याद करेगा, जो हमारी बहन बेटियों को बेड़ेगा, उनको मारने का काम सिर्फ और सिर्फ हम और हमारी टीम और हमारे युवा साथी करेंगे। कोई कंप्रोमाइज नहीं है, तो अपने धर्म पे उनको दुआएं देंगे और उनको सिर्फ और सिर्फ मारने पे ही हमारा समाधान। अब ये खुद कह रहा है, खुद जिस ढंग से कह रहा है कि हमें लिस्ट दे दो, हम उनको मारेंगे। पहले तो लव जिहाद अपने आप में एक कंस्पिरेसी थ्योरी है और ये एक बहाना मिल गया कि अगर किसी मुस्लिम लड़के ने किसी हिंदू लड़की से शादी की तो लव जिहाद है, और उसके बाद उसको पकड़ो, उसको मारो, उसको जो मर्जी करो, इसकी छूट उन्हें सत्ता प्रतिष्ठान से है, ऐसा ये मान कर चलते। इसलिए इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम मारेंगे, हमें लिस्ट दे दो, हम इसका और कोई समाधान नहीं है, भाषणों से समाधान नहीं होगा, उन्हें मारना पड़ेगा। तो जाहिर है कि इस तरह के लड़के, इस तरह के गैंगस्टर, गुंडे, मैं बार बार गैंगस्टर और गुंडे बोल रहा हूं क्योंकि अगर गो तस्करी होती है, गो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस को है। वो सबूत के आधार पर, जांच के आधार पर, या जो भी पुलिस की कार्रवाई जैसे भी होती है, जो उसका एक तरीका होता है, कानूनी तरीका, उस दायरे में रहकर पुलिस कार्रवाई करे। लेकिन ऐसे लोगों को छूट दे दी गई या जो प्राइवेट आर्मी बनाकर इस तरह से काम कर रहे हैं हरियाणा में, तो इसका मतलब साफ है कि इन्हें खुली छूट है और उस छूट का मकसद मुसलमानों को टारगेट करना, कट्टरवादी ताकतों को मजबूत करना और एक नैरेटिव बनाए रखना कि ये मुस्लिम है, ये गोतस्कर है, ये लव जिहादी हैं और इनके खिलाफ जिस भी तरह से आपको करना है, भाषण देना है, महापंचायत करनी है, जो भी करो, पुलिस चुपचाप दर्शक बनी रहेगी। अब बनी रहने के पर्याप्त वजह उन तस्वीरों। अब सवाल यही उठता है कि अगर मोनू मानिस वाकई बेकसूर इस केस में, भरतपुर के केस में, क्योंकि एक दूसरा लड़का पकड़ा गया, तो ये जांच पुलिस करेगी। फिलहाल अभी इसके खिलाफ एफआईआर और पहले की एफआईआर भी, पहले के मामले भी, और उन सब के बाद जो ये कर रहा है अपने आप में वही गुनाह, वही अपराध है जो करता रहा है 6-7 साल। उसके आधार पर ही इसको जेल चले जाना। आर्म्स एक्ट में कोई भी आदमी पकड़ा जाता है। इसके पास इतने हथियार, क्या सारे हथियारों के लाइसेंस है? और लाइसेंस किस आधार पर दिए गए? क्या आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस है या लोगों को मारने, डराने, धमकाने, चेज करने, फायरिंग करने और इस तरह से गुंडागर्दी करने के लिए लाइसेंस है? क्या इस आधार पर पुलिस लाइसेंस देती है और देती रही है? ऐसे बहुत सारे सवाल, और वो सवाल अब पैदा होते हैं खास तौर से ज्यादा जब इसके ट्रैक रिकॉर्ड बीते 20 दिन में ही अगर देखेंगे तो साफ साफ दिख रहा है। चाहे जनवरी में हुई मौत हो एक लड़के की, चाहे फिर जिसका जिक्र पुलिस खुद कर रही है, गुरुग्राम पुलिस, पटौदी गांव में फायरिंग का मामला हो जिसमें हत्या के प्रयास का मामला इसके खिलाफ है, और अभी भरतपुर का मामला। भरतपुर के मामले में अब हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस दोनों के बीच में क्या होता है, कौन पहले दबोचता है। लेकिन वीएचपी और बजरंग दल के तेवर, बीजेपी नेताओं का रुख और उसकी तस्वीरें जो इसके साथ, और उन तस्वीरों में बीजेपी नेताओं के साथ अलग अलग मौकों पर तस्वीर, सूचना प्रसारण मंत्री के साथ ऐसी तस्वीर जो उनके नारे को बुलंद कर चुकी, वो भी चर्चित है, गोली मारो सालों को, तो उनके साथ भी तस्वीर और वही उसी नारे को दोहराते हुए। तो क्यों न मान लें कि ये एक तयशुदा ढंग से एक नैरेटिव बिल्डअप करने के बहाने तलाशते हुए ये लोग काम करते हैं, और जो बार बार कहता हूं पुलिस के संरक्षण में काम करते हैं। अब चूंकि ये मामला ताजा है इसलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि इसकी गिरफ्तारी कहां पहले होती है। हरियाणा में अगर होती है, हरियाणा पुलिस करती है तो क्या होता है, राजस्थान पुलिस करती है तो क्या होता है, ये हमें इंतजार करना पड़ेगा। इसके खिलाफ क्या सबूत मिलते हैं ये भी इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल एफआईआर है, लेकिन एक जो पकड़ा गया है जिसका नाम रिंकू सैनी है, उसने बताया है कि वो टैक्सी चलाता है, फिरोजपुर झिड़का क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ गौ तस्करी करने वाले का पीछा करके पकड़ने का काम भी करता है। और कहा जा रहा है, जो किसी वेबसाइट पर है शायद न्यूज़ 18 पर, कि गौ तस्करी के शक में उसने जुनैद और नासिर को पकड़ा था, उसके बाद
पिरुका के जंगलों में मारपीट हुई। फिर उसने बताया कि हरियाणा के फिरोजपुर के झिड़का थाने ले गया, पुलिस ने लेने से इनकार किया। तब उसके बाद भवानी वो ले गए, भिवानी इलाके में हरियाणा में, और उसके बाद जो भी घटना हुई सामने आया। अब सवाल ये भी है कि पुलिस के पास अगर पूरी तरह से पिटाई के बाद अगर ले गया हरियाणा पुलिस के पास, उनको छोड़ने के लिए, उनके हवाले करने के लिए पुलिस की ड्यूटी होनी चाहिए थी कि पुलिस उसके बाद उनको भी कस्टडी में ले, जो पीटने वाले बजरंगी थे कथित तौर पर, और उसके बाद उनका इलाज करा उन दोनों। लेकिन पुलिस ने पल्ला